नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस पर। मैं हूं प्रेमलता और आज हम लेकर आए हैं यूपी पीसीएस 2023 प्रीलिम्स पेपर के राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी सेक्शन का विस्तार से विश्लेषण। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ उत्तर बताना नहीं है, बल्कि हर प्रश्न के पीछे छिपे कॉन्सेप्ट को समझना है, ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में इसी तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र सॉल्व करना तैयारी का एक अहम हिस्सा होता है। इससे न केवल हमारे कॉन्सेप्ट मजबूत होते हैं, बल्कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की शैली और पैटर्न की भी समझ मिलती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं यूपी पीसीएस 2023 के पॉलिटी सेक्शन का प्रश्न दर प्रश्न हल और विश्लेषण। देखते हैं हमारी पॉलिटी का पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। अधिकरण भाग 11, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, राजभाषा भाग 17, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए। अधिकरण जो है वो भाग 11 में ना होकर भाग 14A में है। किस में है? 14A में है। भारतीय संविधान का दोस्तों भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। यह भाग केंद्र सरकार, संघ और राज्यों के बीच क्या संबंध है उससे संबंधित है। यह भाग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों को विनियमित करता है। इसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक शामिल है। इस भाग का मुख्य उद्देश्य एक सहकारी संघीय संरचना सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। इसमें 239 से लेकर 242 तक के अनुच्छेद शामिल हैं। इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, विधानसभा, विधानमंडल और उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। भारतीय संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। यह आर्टिकल 343 से 351 तक आता है। इसमें संघ की राजभाषा, राजभाषा पर आयोग और संसद की समिति, राजभाषा के संदर्भ में निर्देश शामिल हैं। जबकि भारतीय संविधान का भाग 10 से जिसका संबंध अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से है और यह आर्टिकल 244 से 244A तक है। भारतीय संविधान का भाग 14A, इसमें अधिकरण का प्रावधान किया गया है। इसमें आर्टिकल 323A से 323B तक में प्रावधान किया गया है। इन अनुच्छेदों में प्रशासनिक अधिकरणों और अन्य विषयों के लिए अधिकरणों की स्थापना और कार्यप्रणाली का उल्लेख है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा सी, 15 वर्ष के लिए। आइए देखते हैं इसके बारे में। भारत के संविधान ने इसे अपनाने की तारीख से 15 वर्ष की अवधि के लिए शुरू में सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति दी थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343 में एक आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी के उपयोग के संबंध में प्रावधान पाया जा सकता है। अनुच्छेद 343 के अनुसार अंग्रेजी को 15 वर्षों की संक्रमणकालीन अवधि के लिए हिंदी के साथ साथ भारत सरकार की सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रखना है। यह प्रावधान भारत सरकार की एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी से हिंदी में क्रमिक बदलाव प्रदान करने के लिए शामिल किया गया था। तत्पश्चात 1965 में आधिकारिक प्रयोजनों के लिए भाषाओं के उपयोग को और विनियमित करने के लिए राजभाषा अधिनियम बनाया गया। इसने प्रारंभिक 15 वर्ष की अवधि के बाद भी केंद्र सरकार के आधिकारिक कार्यों के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखने का प्रावधान किया। आइए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। यातना के विरुद्ध निषेध, स्वयं को अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, कायोत्तर विधि, दोहरे दंड की धारा। इसका सही उत्तर होगा अत्याचार के खिलाफ निषेध, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आइए देखते हैं आर्टिकल 20 के बारे में कुछ तथ्यों को। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। यह किसी अभियुक्त व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी या निगम जैसा कानूनी व्यक्ति हो, सभी को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें उस संबंध में 3 प्रावधान हैं। कार्योत्तर कानून नहीं, पहला प्रावधान है कार्योत्तर कानून नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं होगा अधिनियम के लागू होने के समय लागू कानून के उल्लंघन को छोड़कर किसी भी अपराध को दोषी ठहराया गया, न ही अधिनियम के लागू होने के समय लागू कानून द्वारा निर्धारित से अधिक दंड के अधीन। दूसरा है कोई दोहरा जोखिम नहीं होगा।
दूसरा क्या है, कोई दोहरा जोखिम नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा। कोई आत्मदोष नहीं, यानी कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न हम देखते हैं, लोकसभा में प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? ये तो काफ़ी आसान प्रश्न है, इसका उत्तर तो आप लोग जानते ही होंगे, मीरा कुमार हैं। लेकिन आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। मीरा कुमार 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। वह लोकसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। मीरा कुमार के बाद सुमित्रा महाजन दूसरी महिला थी। उन्होंने 16वीं लोकसभा की अध्यक्षता की थी। कौन थी दूसरी? सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन ये 16वीं लोकसभा की थी, 16वीं लोकसभा की। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं, अथवा ए तथा सी दोनों। इसमें बताना है कौन सा सत्य नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी होगा। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा होता है, यह जो है ये गलत है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ग्राम सभा एक शब्द है जिसका उपयोग भारत में किसी गांव या गांवों के समूह के निवासियों की आम सभा या बैठक के लिए किया जाता है। यह ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की मूल इकाई है और यह पंचायती राज प्रणाली, जो ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की विकेंद्रीकृत प्रणाली है, के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम सभा में सभी वयस्क शामिल होते हैं जो ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले गांव या गांवों में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत होते हैं। ग्राम सभा विकास, सामाजिक कल्याण और शासन से संबंधित विभिन्न स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, निर्णय के लिए जिम्मेदार होते हैं। ग्राम सभा के मुख्य कार्यों और शक्तियों में शामिल है ग्राम सभा द्वारा तैयार की गई ग्राम विकास योजनाओं एवं बजट का अनुमोदन, गांव में सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी, भूमि उपयोग, सामान्य संपत्ति, संसाधनों और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित मामलों पर चर्चा करना और निर्णय लेना, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करना आदि। ग्राम सभा की शक्तियां संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होती हैं, न कि केंद्र सरकार द्वारा। चलिए अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? यह हमें बताना है। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य व्यवस्थापिका, भारत का निर्वाचन आयोग अथवा पंचायती राज आयोग। इसका सही उत्तर होगा राज्य निर्वाचन आयोग। भारत में राज्य निर्वाचन आयोग राज्य और स्थानीय स्तर पर चुनावों के संचालन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है, विशेष रूप से पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए। भारत में प्रत्येक राज्य का अपना राज्य चुनाव आयोग है, जो अनुच्छेद 243 के तहत आता है। कब आता है? 243 के आर्टिकल। ये इसमें राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई है, राज्य निर्वाचन आयोग की बात की जाती है। राज्य के राज्यपाल राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक योजना और वर्ष दिया गया है सही सुमेलित नहीं है? रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन 2015 या दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014। जो सही मिलान नहीं है उसको हमें टिक करना है, और वह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन योजना 2015। यह 2015 ना होकर 2016 में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी जैसी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करके कौशल विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और ग्रामीण निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके ग्रामीण शहरी विभाजन को पाटने का प्रयास करना था। ग्रामीण आवास ब्याज जो सब्सिडी योजना, इसको हम देखेंगे। यह ग्रामीण क्षेत्रों में किफ़ायती आवास को बढ़ावा देने, आवास के लिए औपचारिक ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने और सुरक्षित और मत्सभ्य आवास तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके ग्रामीण निवासियों की रहने की स्थिति में सुधार का प्रयास करता है। वहीं पे सांसद आदर्श ग्राम योजना जो कि 2014 में आया, उसका लक्ष्य था शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कौशल विकास और बेहतर आजीविका के अवसरों सहित विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से चयनित गांवों के समग्र विकास पर जोर देना। जबकि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, यह ग्रामीण क्षेत्रों में मांग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम, उद्यमशीलता विकास और नौकरी दिलाने में सहायता प्रदान करके कुशल कार्यबल तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे गरीबी में कमी और सतत ग्रामीण विकास में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन या कथन सही है, आपको वो बताना है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों केवल एक होगा, अतः इसका उत्तर होगा बी। देखते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 आर्टिकल 71, इसमें कहा गया है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है, तो उसके द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन में किए गए कार्य जैसा भी मामला हो, उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तारीख को या उससे पहले उस घोषणा के कारण अमान्य नहीं किया जाएगा। अतः कथन दूसरा जो है वो गलत है। इस संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद विधि द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े किसी भी मामले को विनियमित कर सकती है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के सदस्यों के बीच किसी भी कारण से किसी भी रिक्ति के अस्तित्व के आधार पर प्रश्न के रूप में नहीं बुलाया जा सकता। अतः कथन एक हमारा सत्य है और दूसरा क्या है, हमारा गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र किसको संबोधित होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को या फिर प्रधानमंत्री को? इसका सही उत्तर होगा बी। ये सब आसान प्रश्न है दोस्तों, ये तो गलत नहीं ही होने चाहिए एग्जाम्स में। फिर भी आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ तथ्यों को। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है। संविधान का अनुच्छेद 124 का क्लॉज 2, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल 65 साल और हाई कोर्ट के जज का कार्यकाल 62 होता है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का 62। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है आर्टिकल 124 का क्लॉज 2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण, अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर की दिलवाएं, समान नागरिक संहिता। इसका सही उत्तर होगा बी, पर्यावरण का संरक्षण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A के अनुसार वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जबकि संविधान का अनुच्छेद 48A कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। 42वें संशोधन 1976 ने इस अनुच्छेद को जोड़ा और पर्यावरण और वन्य जीवन की रक्षा के लिए राज्य पर दायित्व डालता है, जबकि न्यायिक रूप से लागू करने के योग्य नहीं था, किंतु अनुच्छेद 48 से अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के दायरे में लागू हो सकता है। अनुच्छेद 21 क्या है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। चलिए अगली प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची दिया है और विषय दिया है सही सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, 8वीं अनुसूची भाषाएं, 10वीं अनुसूची निर्भरता, दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा बी। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन अनुसूची 4 में देखने को मिलती है, जबकि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची 1951 में पहली संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। पहले संशोधन ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। इसे 10 मई 1951 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। अब जो 9वीं अनुसूची है उसमें भूमि कार्यकाल, भूमि कर, रेलवे और उद्योगों से संबंधित अधिनियम के आदेश इसमें अब शामिल हैं। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के रूप ये भी सही है, 8वीं अनुसूची भी सही है और 10वीं अनुसूची भी हमारी सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? इसका सही उत्तर होगा उत्तर ए, 1919 के अधिनियम द्वारा।
120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा की गई थी। यह अधिनियम 1919 के भारत सरकार अधिनियम में एक संशोधन था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसने रियासतों के शासकों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने, विधायी प्रक्रिया में भाग लेने और ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान किया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में 120 सदस्य शामिल थे, जिनमें रियासतों के वंशानुगत और निर्वाचित प्रतिनिधि दोनों शामिल थे। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। कथन दूसरा है, संसद को अधिकार है वो कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। देखते हैं उपरोक्त कथनों में से कौन सा से उत्तर सही है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं, अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 एक पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार का अधिकार प्रदान करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा। एक ऐसे अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा। यह संविधान की आत्मा और इसका हृदय है। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी। जारी किए गए रिटों में बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा शामिल हो सकते हैं। संसद किसी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त उपरोक्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जा सकता है। यहाँ के किसी अन्य न्यायालय में उच्च न्यायालय शामिल नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 226 पहले ही उच्च न्यायालयों को यह शक्तियाँ प्रदान कर चुकी है। ये ध्यान रहे, आर्टिकल 226 के तहत ये अधिकार उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त हैं, अतः अन्य न्यायालय में उच्च न्यायालय नहीं आएंगे। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा देखने को मिलता है 95 नंबर पे, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 338। अब सूची 2 से सुमेलित करना है। देखते हैं, अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ए का हो जाएगा 4 और ए का 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है डी। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसमें तो कोई मेहनत करने वाली ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसके एक ही मिलान से हमें उत्तर का पता चल गया। तो बी का हो जाएगा 3। 315 जो है लोक सेवा आयोग से संबंधित है। 280 वित्तीय कमीशन से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। यह दोनों कथन सत्य हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, ये कथन सत्य है। और दूसरा भी, उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। देखेंगे इसका सही उत्तर क्या है। इसका पहले इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय की बात करता है, जिसमें कहा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय संबंधित है। यह प्रकट करता है कि संसद के प्रत्येक सदन में एक अलग सचिवालय कार्यालय होगा। अतः इसका पहला कथन सत्य है। दूसरा है, संसद किसी भी सदन के सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करती है। अतः इसका दूसरा भी कथन सत्य होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसका सही उत्तर क्या होगा, वो होगा डी। अगली प्रश्न को देखते हैं। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, 6 सदस्य होते हैं। दूसरा, यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। इसका हम देखेंगे सही उत्तर। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करता है। पहला वित्त आयोग 22 नवंबर 1951 को अस्तित्व में आया और इसके अध्यक्ष क्षितिज चंद्र नियोगी थे।
वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। वित्त आयोग की संरचना की अगर बात करें, इसमें अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ये 6 ना होकर 4 होते हैं। तो कथन 1 क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। भारत के राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है और अनुच्छेद 243 राज्य वित्त आयोग से। 280 और 243 ये हो गया वित्त आयोग और ये है राज्य वित्त आयोग। वित्त आयोग के सदस्यों की पात्रता भारत की संसद द्वारा निर्धारित होती है। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, ना कि नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। अतः कथन 2 भी असत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ना तो 1 और ना ही 2। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं हम। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित हो। दूसरा, महान न्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। भारत का संविधान जो कि आर्टिकल 76 भारत के महान्यायाधीश पद का उपबंध करता है, वह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 कहता है कि राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी पद के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। अतः हमारा कथन 1 सत्य है। दूसरा, महान्यायवादी पद की अवधि संविधान द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा संविधान में उसे हटाने की प्रक्रिया और आधार शामिल नहीं है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है और इसका अर्थ है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। अतः कथन 2 क्या है हमारा? गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 सही है। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित नीचे 2 कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए क्या है? किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण आर क्या कहता है? राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कैसे? भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी राज्य की सीमा को बदलने के लिए संसद को सिफारिश करने की शक्ति है। हालांकि ऐसी सिफारिश करने से पहले राष्ट्रपति को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर विषय पर उस राज्य के संबंधित विधानमंडल के विचार जानने की आवश्यकता होती है। तो कथन 1 सत्य है। जबकि राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल के विचार मांगते हैं, राष्ट्रपति के लिए उनके प्रस्ताव को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। ये भी कथन सत्य है। राज्य की सीमा में परिवर्तन के संबंध में राज्य विधानमंडल द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेक राष्ट्रपति के पास है। अतः ए और आर दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक इसे बताना है। पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक हमारी कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। जबकि भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। 26 जनवरी 1950 है। तो इसका हमारा सही उत्तर हमें देखने को मिलता है। इसका सही उत्तर है सी, 4 1 2 3। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सी 4। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के सहमत के बिना कानून नहीं बन सकता। देखिए, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। आप सभी लोगों को पता होगा संसद किससे किससे मिलकर बनती है। संसद बनती है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जब तक इन तीनों की सहमति प्राप्त नहीं हो तब तक कोई भी कानून नहीं बनता। अतः इसका सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। संविधान के भाग
भाग 6 में अध्याय इसका जो है 3 राज्य विधानमंडल से संबंधित है। इसमें राज्य विधायिका और कार्यकारी शामिल हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, संप्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। भारत में विधायिका की द्विसदनीय व्यवस्था होती है। जिस प्रकार संसद के 2 सदन होते हैं, उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 169 के माध्यम से राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी है। विधान परिषद वाले 6 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र हैं। संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं हो सकते। अतः ये कथन दोनों सत्य है, 1 और 2 दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये दोनों सत्य हैं। अगले प्रश्न को हम देखेंगे। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। आर्टिकल 108 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। पीठासीन अधिकारी जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष या संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यदि अध्यक्ष उपलब्ध नहीं होता है तो उपाध्यक्ष या राष्ट्रपति द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य अध्यक्षता करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखते हैं। इसका सही उत्तर बी होगा, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। देखते हैं। अशोक मेहता समिति, जिसका गठन 1977 में किया गया था, जनता सरकार ने अध्यक्ष अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति नियुक्त की। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और देश में गिरती पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें प्रस्तुत की थीं, जिसमें कहा गया था पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान पर 2 स्तरीय प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए। अतः कथन 1 सत्य है। देखते हैं कथन दूसरे को। राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत केंद्रीकरण के लिए एक जिला पहला बिंदु होना चाहिए, न कि खंड। अतः ये कथन दूसरा जो है वो असत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने यूपी पीसीएस 2023 के प्रीलिम्स पेपर के पॉलिटी सेक्शन को विस्तार से समझा और हर प्रश्न के पीछे की सोच को जाना। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मददगार साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर डटे रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।